उसमें कहीं न कहीं ये जो कृषि बिल है व्यापारिक केंद्रित बिल है, कृषि केंद्रित और किसान केंद्रित बिल नहीं है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन चल रहा है। आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल वहां पर बैठे हुए हैं अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। कुछ दिन पहले राजस्थान से तमाम लोगों को हनुमान बेनीवाल ने वहां पर बुलाया और सरकार को सख्त चेतावनी दी और उस चेतावनी के साथ भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। पार्टी राजस्थान के कई जिलों के अंदर आगामी जो निकाय चुनाव हैं वहां पर अपने उम्मीदवारों को उतारने भी वाली है, लेकिन इस समय राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल किसान नेता के तौर पर इस तरीके से उभरे हैं कि अब राष्ट्रीय मीडिया के अंदर भी उनको दिखाया जाने लगा है और उनकी पहचान जो है वो राजस्थान से बाहर निकल गई है। किसानों के साथ केंद्र सरकार की बातचीत अभी चल रही है और देर शाम तक नतीजा आ सकता है कि आखिरकार किसानों की रणनीति क्या रहने वाली है। लेकिन जो लोग इस वक्त राजस्थान के कई लोग हैं जो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर गए थे, उन्हीं में से एक शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। उनसे हम बातचीत करेंगे। आरएलपी पार्टी से अजमेर के जिलाध्यक्ष भी हैं और उनसे हम ये भी जानेंगे कि नगर निगम चुनाव में उनकी रणनीति क्या रहने वाली है, कितने वार्डों में आरएलपी अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है। फिलहाल पहली जो बातचीत है हम शुरू करते हैं किसान आंदोलन से। बहुत बहुत स्वागत है MTV इंडिया पर आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसान आंदोलन में शाहजहाँपुर बॉर्डर पर गए थे, क्या स्थिति देखी? क्योंकि सोशल मीडिया पर यह माहौल है कि वहाँ पर किसान तो है ही नहीं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि किसान आंदोलन में आपकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं? देखिए, अफवाहों का बाज़ार और अटकलों का बाज़ार गर्म है। कहीं न कहीं किसानों के आंदोलन को फ़ेल करने की जो साजिश रची गई थी वो फ़ेल होती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर किसान नहीं हैं, तो मैं उन मित्रों से एक बार यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आपसे दिल्ली दूर नहीं है। आप स्वयं वहाँ जाकर देखें। किसानों के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचें। कई मीडिया ने गलत तरीके से न्यूज़ेज भी चलाई थी जिसका आज विरोध भी हो रहा है, परंतु आज किसान बैठा है। वास्तविक तौर पे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आपको इतना ही है तो आप अगर 5 डिग्री 6 डिग्री पारे के अंदर आप एक रात खुले में बैठ के देखिए। अगर वो किसान नहीं तो वो क्यों बैठे हैं? किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और किसानों की मांगों को सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान अपनी आत्मिक भावनाओं को लेकर वहाँ पहुँचा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का किसान भी अब चला गया है। और आज जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर आतंकवादी बैठा है, नक्सलवादी बैठा है या कोई किसी प्रकार का अन्य व्यक्ति बैठा है, तो आप लोग वहाँ जाकर देखें। वहाँ की परिस्थिति को आप जाओगे जब ही तो पता चलेगा वहाँ पर वास्तविक तौर पे कौन बैठा है। केंद्र सरकार से मुख्य मांग क्या है आपकी? क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल पास किया गया है उससे किसानों का कोई अहित नहीं होने वाला है, लेकिन आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इस कानून के पास होते ही लागू होते ही किसानों की दुर्दशा खराब हो जाएगी? बिल्कुल आपका कहना सही है। पहली बात तो जो कोरोना काल चल रहा था उस दौरान कृषि बिल लेकर आई है सरकार, जो 20 सितंबर को लेकर आई थी, उसकी इतनी बड़ी आवश्यकता अभी नहीं थी। और फिर भी जो कृषि बिल लेकर आई है तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो कृषि बिल है व्यापारिक केंद्रित बिल है, कृषि केंद्रित और किसान केंद्रित बिल नहीं है। जो इसकी मैं आपको, अगर मेरे जो मित्र कई जानते हैं तो मैं उनको बारी बारी से इस चीज़ों को उनको समझा देता हूँ। जो आपका पहला बिल है कृषि व्यापार और वाणिज्य बिल, इसके अंदर MSP के बारे में चर्चा की गई है। सरकार कह रही है हम MSP देगी, अच्छी बात है, MSP आप दे रहे हो, पर MSP से पहले जो आज से पहले भी MSP थी, क्या MSP के ऊपर आज दिन तक कभी खरीदारी हुई है? और खरीदारी होती रही है तो कुछ लोगों ने एक मिली भगत से अपने तरीके से केवल कमाने का साधन ही बनाया, लेकिन किसानों से आज दिन तक MSP के ऊपर नहीं खरीदा जाता। किसान मंडी में जाता है, वहाँ जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि MSP अभी लागू नहीं है, अभी आप MSP से नहीं खरीद पाओगे, नहीं बेच पाओगे। तो वापस वो किसान बाज़ार में जाता है और एक सस्ते भाव से वहाँ पर उसको बेचना पड़ता है, तो फिर वही किसान घाटे में रहता है। लेकिन सरकार से एक मांग थी कि आप MSP दे रहे हो तो MSP के ऊपर गारंटी दीजिए। और जो व्यक्ति, अगर किसान मंडी के अंदर जाता है, मंडी के अंदर जाने के बाद में कम से कम उसका MSP के रेट से ख़रीदा जाना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। या दूसरी चीज़, अगर वो बाहर भी बेचता है, यदि उसको MSP रेट से 50 पैसे, 10 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये अगर कहीं बाहर जाके बेचता है तो कोई वो उसका माल बिकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो होना चाहिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं दे रही है सरकार, इस चीज़ों की गारंटी नहीं दे रही है। क्योंकि पहले भी MSP के बिल आए थे और वो कागजों में धर रह गए, अभी भी ये बिल आने के बाद कागजों में धरा रह जाएगा, ऐसा हमारे किसान भाइयों को भी मानना है और हमारा भी मानना है। तो हम ये चाहते हैं किसान भाइयों को कम से कम आप गारंटी दो इस चीज़ों की लिखित के अंदर। एक उसका एक आपराधिक श्रेणी में ला के अगर किसी किसान के साथ में अगर MSP की दर से नहीं खरीदा जाता है तो
उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाए। ये किसानों की एक बड़ी मांग है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट हम चाह रहे थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट यदि लागू की जाती है तो उसके अंदर भी इस प्रकार से मजबूती से लाकर और हर साल 10% की एमएसपी में वृद्धि की जानी चाहिए। ये सरकार को जहाँ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी चाहिए थी, वहाँ पर सरकार अपने तरीके के बिल लेकर आई, तो कहीं ना कहीं किसानों का विरोध करना लाजमी है, जायज़ है। और जो आपका दूसरा बिल है कृषि मूल्य आश्वासन और कृषि करार बिल, अब मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि कृषि करार बिल जो है वो कहाँ जरूरत पड़ी, जब सरकार एमएसपी के रेटों से सब चीज़ें खरीद रही है, तो वो किसानों के कृषि करार करने की कहाँ जरूरत है। उसकी ज़मीनों पर कॉर्पोरेट को कैसे बिठाने की कोशिश की गई। आज आप मान लीजिए अपन जिस जगह बैठे हैं ये ज़मीन किसी की हो सकती है, और हम यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस चीज़ को खरीद कर इसके ऊपर खेती करेंगे, या दूसरा हमारे पास ऑप्शन है हम इसको किराए पे लेके करेंगे। पर सरकार ने आज 50 करोड़ की किसी किसानों की ज़मीन होगी, उसको 5-10 लाख में उस कॉर्पोरेट का हाथ में सौंप दिया। और कॉर्पोरेट तो आज वहाँ पर ज़मीनें अगर बोएगा तो 500 बीघा, 1000 बीघा, 2000 बीघा वो बोएगा। वो 2000 बीघा जब वहाँ पर कृषि करेगा तो वो अपने हिसाब की फसल बोएगा। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो आसपास के जो किसान भाई है, वो किसान भाई तो वहाँ इस खेती के ऊपर तो डिपेंड बैठे थे, वो मजदूरी करते हैं। पर वो जो कॉर्पोरेटर वहाँ पर खेती करेगा, अपने मन की मर्जी की फसल बोएगा, तो वो अपने संयंत्र लगाएगा, खुद के ट्रैक्टर वगैरह सब लगाएंगे, तो आजू बाजू लोग बेरोजगार होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, तो वो तो अपना पेट भर के चला जाएगा। और किसानों को क्या मिलेगा, 5-10 हज़ार में उसको खेत गिरवी रखना पड़ेगा। एक तरह से ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों की आय वहाँ पर कम होगी। तो सरकार यदि इतनी ही मजबूत है, वो चाहती है कि हम किसानों की फसल को एमएसपी की रेट से, तो किसान वैसे ही एमएसपी की रेट से बिके, तो वो अपनी ज़मीन को कहीं पर एग्रीमेंट कराने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा जी बिल के बारे में मैं आपको जो विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल, ये जो तीसरा बिल है, इस बिल के बारे में 1955 के अंदर एक एक्ट बना था कि कालाबाजारी रोकने के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आपके ये जो गांव, मान लीजिए कि गांव है और यहाँ पर कोई व्यापारी आता है और यहाँ का सारा तिलहन दलहन और आलू प्याज सारा खरीद के अगर वो अपने एक स्टोर में बंद कर देगा और उसका ताला लगा देगा और वो कहेगा मैं साल भर बाद में बेचूंगा जब मुझे रेट लगेगी, तो क्या ये चीज़ सही है क्या? ये गलत चीज़ है। ये कहीं ना कहीं कालाबाजारी को बढ़ावा है। पहले जो 1955 में जो सरकार ने अधिनियम लेकर आई थी इस कालाबाजारी को रोकने के लिए, इस बिल के तहत उस चीज़ को आज़ाद कर दिया गया। जगह जगह पर सरकार ने आज़ादी दे दी कि जो चाहे जितना, पहले कोई व्यापारी था या कोई दुकानदार था, 25 क्विंटल से ज़्यादा वो अनाज हो, चाहे गेहूं हो, तिलहन हो, आलू प्याज, उसका स्टोर नहीं कर सकता था। वो अपराध की श्रेणी में आता था और उसके ऊपर छापा लगता था। तो कहीं ना कहीं उससे बाजार एक स्थिर था, ढंग से मामला चला था। अब तो सरकार ने आज़ाद कर दिया, आप चाहो 100 क्विंटल करो, 500 क्विंटल करो, 1000 क्विंटल करो, 2000 क्विंटल करो, 10,000 क्विंटल सारा खरीद के आप एक गोदाम के ताला लगा दो। अब इससे क्या होगा, कालाबाजारी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेटर को यहाँ बाजार में लाके छोड़ दिया है कि आप अपने मन की मर्जी से करो। एक किसान तो इतना बड़ा स्टोरेज नहीं कर सकता, किसान को तो अपनी चीज़ें बेचनी पड़ेगी और किसान की स्थिति वही रहेगी। सरकार कहती है इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मैं कहता हूँ प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं बढ़ेगी। आप लोग किसानों की आय दोगुनी करने के चक्कर में कहीं ना कहीं व्यापारियों की आय आप 4 गुना करना चाहते हो।